Hello, प्यारे बच्चों. I hope that you have enjoyed in the lecture 1 and this chapter sexual reproduction in flowering plants. ये lecture 2 है और I hope that you will be able to enjoy further. ये अपने आप में complete chapter होगा. After this, there is no more lecture which is given after this. So let's begin. So last time we have discussed कि in flowering plants male and female gametes are produced in the pollen grains and embryo sac are respectively formed. So you can see the picture. तो ये जो है ये आपको पिक्चर देखा होगा आपने कि कैसे जो है इसमें pollen grain बना हुआ है. इसमें एक एपर्चर है और इसी के थ्रू जो है ये आपके जितने भी जो गैमेट्स हैं वो निकलेंगे और ये जो है आपको एक्साइन जो इसकी आपको दिखाई दे रही है ये एक्साइन इसकी आउटर लेयर है विच इज रेजिस्टेंट टू हीट ह्यूमिडिटी और कोई भी एंजाइम से. लास्ट टाइम उन्होंने डिस्कस किया था. तो ये पॉलन ग्रेन आपको का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है. यहाँ पर आपको जो है ये देखिए ये ट्यूब है, ये पॉलन ट्यूब कहलाता है. यहाँ पर जो है आपको स्पर्म सेल्स जो है मेल स्पर्म सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं. तो ये जो है मेल पार्ट है और ये जो है नीचे न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है. और इसके बाद जो हम लोगों ने डिस्कस लास्ट टाइम ये किया था कि जो फीमेल गैमेट्स के बारे में हमने बात करी थी. तो इसमें जो है आप ये देखिए कि ये आपका एम्ब्रियो सैक है और यहाँ पर आपका जो फिमरी अपरेटस है जिसके थ्रू जो है ये माइक्रोपेलर एंड है. माइक्रोपेलर एंड के थ्रू फिमरी अपरेटस है, ये गाइड करता है ये फ्यूजन के लिए. तो यहाँ पर से गैमेट्स जाएंगे और एग के पास जाएंगे और एक जो है वो रूट लेगा ये पोलर न्यूक्लियस के लिए. यहाँ ऑपोजिट साइड पे चिलेजल एंड कहलाता है और ये एंटीपोडल सेल्स होती है. हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कैसे फर्टिलाइजेशन होगा. इसका पूरा प्रोसेस जो है हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो है फीमेल पार्ट है. आप ये देखिए कि ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पिस्टल का ये जो है ये स्टिग्मा का फर्स्ट पार्ट आता है जो रिसीव करता है पॉलन ग्रेन्स और उसके बाद जो है ये करते 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 ये यहाँ से पूरा पॉलन ट्यूब के थ्रू ये यहाँ से मूव करा और ये माइक्रोपाइलर एंड में जो है ये वहां पर आपको इंटर करता है और यहाँ पर ये इसको फ्यूजन के लिए यहाँ एक्सेल से ये आपको दिखाई दे रहे होंगे है ना. और इसके साथ साथ जो है ये यहाँ पर ये न्यूक्लियाइज है. इसके ये जो है पहले एक इसका फ्यूजन होता है ये एग के साथ और उसके बाद जो है ये यहाँ पर इसके आपको दिखाई दे रहे होंगे कि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है और उसके साथ कंबाइन करके ये इसका जो है ये ये यहाँ पर 2n होता है, ये n होता है तो 3 ट्रिप्लॉइड अलग बनेगा. तो ये पूरा प्रोसेस जो है ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है. अभी हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे कैसे जो है आपको इसको समझना है. सो प्यारे बच्चों, अब हम लोग को ये मालूम है कि ये जो मेल गैमेट्स हैं वो बन गए हैं, फीमेल गैमेट्स हैं वो बन गए हैं. बट बात इंपॉर्टेंट जो जानने वाली है कि ये दोनों जो गैमेट्स बने हैं ये नॉन मोटाइल हैं और अगर दूल्हा दुल्हन हैं तो उनको अगर बच्चे पैदा करने हैं तो ऑब्वियसली मिलना तो पड़ेगा. तो अगर हमें आगे देखना है कि सीड्स बनते हैं, फ्लावर्स बनते हैं बाद में, तो उसके लिए मुलाकात कैसे होगी. तो ये इसके लिए हम लोग को पॉलिनेशन जानना जरूरी है. तो पॉलिनेशन जो ये आपको एक डेफिनेशन इसकी बताई जाएगी वो ये है कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर एंड देयर डिपोजिशन ओवर स्टिग्मा ऑफ द पिस्टल इज टर्म्ड एज पॉलिनेशन. मतलब ये है कि जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स में होते हैं और वो जो है डिपॉजिट होते हैं स्टिग्मा में जो कि फीमेल पार्ट रिसेप्टिव पार्ट होता है और ये पिस्टल के सबसे ऊपर लेवल पे होता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको पॉलिनेशन कहते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द सोर्सेज ऑफ पॉलन ग्रेन्स पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स: ऑटोगैमी, गीटनोगैमी एंड जीनोगैमी और इसका दूसरा नाम जो है वो एलोगैमी है.
ये तीनों नाम आपको जानने हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इसके बारे में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये जो हिस्सा काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग जो है इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं। तो आप ये देखिए, ये प्लांट ए है और यहाँ पर ये प्लांट बी है। एक इसको पिक्टोरियल फॉर्म में इसको दिखाया गया है। अब आप देखिए प्लांट ए जो है, इसमें क्या है कि जो एक टाइप होता है जिसमें फ्लावर जो है उसमें अपने मेल पार्ट्स हैं और वो क्या करता है कि अपने ही फ्लावर में जो फीमेल पार्ट हैं वो, ये जो बात बता रहे हैं आपको, ये बाइसेक्सुअल प्लांट्स के लिए है। तो उसमें अपने जो इसके फीमेल पार्ट है वहां पर जाके ये चिपक जाते हैं स्टिग्मा पे और इस तरह से जो है वो ये चले जाते हैं। फाइनली जो है ये एक से मुलाकात हो जाती है इनकी और वहां पर इनका फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, जो आपको ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो है फ्लावर सेम है और वहां पर कोई और एजेंट की जरूरत नहीं पड़ रही है। अपने आप से गए, पॉलिनेटिंग एजेंट कुछ है नहीं, वो स्टिग्मा ने उसको ले लिया और उसको इन लोग का फ्यूजन हो गया। तो ये जो चीज होती है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे कई सारे क्वेश्चन बनते हैं कि क्या क्या आप लोगों को बातें ध्यान देनी है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें क्योंकि सेम फ्लावर है तो इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता इन द प्रोजेनी। प्रोजेनी मतलब आने वाली जो जनरेशन के ये जो होता है डेवलपमेंट, उसमें जो जायगोट बनता है और बाद में ये जो है एम्ब्रियो बनता है और जब ये फ्लावर बनता है तो उसकी जो जेनेटिक्स वो चेंज नहीं होती है। पॉलिनेटिंग एजेंट आपको बता दिया गया है, इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। और ऐसा पॉलिनेशन जो होता है ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें होता है। इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है, ये 100% सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अब एक वैरायटी और भी है कि आप ये देखिए कि यहाँ पर ये फ्लावर है और उसी प्लांट पे एक और फ्लावर है। तो क्या होता है कि वहां से जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो यहाँ पर उसके जो स्टिग्मा होता है ऑफ द अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट वहां जाके चिपक जाते हैं और फिर वहां पर फाइनली वहां पर फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर फ्लावर तो अलग अलग हैं मगर वो एक ही प्लांट के हैं। तो इसमें भी जेनेटिक्स तो चेंज नहीं हुई क्योंकि फ्लावर तो एक ही है, उसकी एक ही खानदान के हैं। और साथ में आपको ये बात जाननी है कि इसमें जो है पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये बात इसकी ऑटोगैमी से डिफरेंट है। और यह है कि ये पॉलिनेशन जो होता है ये एक तरह के फ्लावर्स होते हैं, उसको कहते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स। तो ये जो है आपको याद रखना है। आप थोड़ा सा टेक्निकल नाम है मगर आपको इसकी निमोनिक बताएंगे जिससे कि आपको आसानी होगी समझने में। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया इसमें कि ये हो गया गिटनोगैमी और हम लोगों ने सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी पढ़ लिया। अब बचा हम लोग का जीनोगैमी या एलोगैमी। तो इसमें क्या होता है कि ये प्लांट ए जो है इसका फ्लावर है और एक कोई प्लांट बी है, कोई दूसरा प्लांट है और उसके फ्लावर पे अगर ये जो है इसका पॉलन ग्रेन चला जाए और जो है ये दूसरे के स्टिग्मा पे जाके चिपक जाता है तो वो एक तरह का जो पॉलिनेशन होता है वो उसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे। डेफिनेटली क्रॉस पॉलिनेशन है और इसको जो है अब जीनोगैमी या एलोगैमी बोला जाता है। ठीक है बच्चा लोग। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो ये है कि इसमें ये प्लांट ए है और ये प्लांट बी है। तो यानी कि इसमें डिफरेंट प्लांट हो रहे हैं बट ऑफ द सेम स्पीशी। ठीक है, अब क्योंकि ये दूसरा प्लांट ही है तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन होगा। ये एक खानदान के नहीं, ये दूर मतलब ये दूर का इनका जो प्लांट है वो है, इसका इनका कोई एसोसिएशन नहीं मगर ये एक ही जेनरा के हैं। ठीक है, तो इसमें जेनेटिक वेरिएशन भी होगा, इसमें पॉलिनेटिंग एजेंट का भी इस्तेमाल होगा और ये जो प्लांट्स हैं जो उसको ये देखा गया है कि ये कैस्मोगैमस प्लांट्स में फ्लावर्स में देखे गए हैं। ठीक है, अब हम लोगों ने ये जो पढ़ लिया इसके बारे में। तो बच्चा लोग
आप लोग को अभी बताया गया है कि ऑटोगैमी, गेमेटोगैमी एंड जीनोगैमी, ये 3 वैरायटीज जो हैं आपको बताई गई बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में। तो इसमें जो फर्स्ट वैरायटी थी, सेम आपको जो अभी डायग्राम में समझाया, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। सो ये सेम जो है बहुत ध्यान रखना जरूरी है। इट डज नॉट लीड टू जेनेटिक वेरिएशन इन द प्रोजेनी, बिकॉज ये तो एक ही फ्लावर से जो है इन्होंने पॉलन ग्रेन्स लिए, उसमें से मेल गैमेट्स हुए, और वहां पर जो बाइसेक्सुअल फ्लावर का जो फीमेल पार्ट है, जो स्टिग्मा है, वो उसको रिसीव कर लेता है। रिसीव करने के बाद वो जो है आगे जाके वो एग के साथ फ्यूज कर जाता है, वहां फर्टिलाइजेशन हो जाता है। अब ऑब्वियसली एक फ्लावर के अंदर ही सारा काम हो रहा है, तो यहाँ पर देयर इज नो नीड ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेशन अकर्स इन क्लेस्टोगैमस फ्लावर्स, एक टाइप के फ्लावर्स होते हैं, क्लोज फ्लावर्स होते हैं। फिर किटनोगैमी। किटनोगैमी क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। ये जो बात इंपॉर्टेंट है कि ये फ्लावर तो बदल जाता है मगर प्लांट एक ही है। तो क्योंकि प्लांट एक है, इसलिए यहां पर भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं हो रहा है। पॉलिनेटिंग एजेंट की यहां जरूरत पड़ेगी, और पॉलिनेशन अकर्स इन कैस्मोगैमस फ्लावर्स। ये भी दूसरी तरह की ओपन फ्लावर्स होते हैं, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। जीनोगैमी और एलोगैमी होता है। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द डिफरेंट प्लांट बिलोंग टू द सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज। डिफरेंट स्पीशीज भी याद रखिए कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। अब क्योंकि ये दूसरे प्लांट पे चला गया है, इसलिए यहां पर जेनेटिक वेरिएशन होएगा, पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी, और पॉलिनेशन जो है ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स में देखे गए। ये कैस्मोगैमस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक जो है ओपन फ्लावर्स होते हैं। जो इंपॉर्टेंट बातें जिस पे क्वेश्चन बनते हैं वो ये है कि ऑटोगैमस जो है हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोगैमी जो होता है वो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वहां पर, और फंक्शनली एंड जेनेटिकली वो सेम ही होते हैं। गिटनोगैमी जो है, जो पॉलिनेशन होता है, इट इज फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन है, क्योंकि ये डिफरेंट फ्लावर में चला गया, बट जेनेटिकली तो एक ही खानदान के हैं, तो इसलिए जो है जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। जीनोगैमी में यहाँ पर प्लांट ही बदल गया, और प्लांट के बदलने से क्या हुआ कि जेनेटिकली एज वेल एज फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है। ठीक है। तो ये जो कैस्मोगैमस फ्लावर्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करने चालू करे थे, ये जो है ये कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं ये ओपन फ्लावर्स होते हैं, वेरी सिमिलर टू द फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज, जहां पर ये एक्सपोज्ड एंथर्स एंड स्टिग्मा होते हैं। ये आप देखिए इसका जो फोटोग्राफ है, ये इसमें देखिए कि आपकी जो मेल और फीमेल पार्ट्स हैं वो एक्सपोज्ड हैं। ये देखिए यहाँ पर। फिर क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के बारे में भी हम लोग पढ़ा था कि ये उसमें ऑटोगैमी होती है। तो निमोनिक याद रखिए कि सीएल जो है इसका क्लिस्टोगैमस का, वो सीएल क्लोज्ड फ्लावर के लिए भी होता है, तो ये हमने इसीलिए इसको जो है रेड करा हुआ है, तो हैज टू मेक यू रिमेंबर दिस। तो दीज फ्लावर्स डू नॉट ओपन एट ऑल, ये बात ध्यान देने वाली है। और क्योंकि ओपन नहीं होते, तो क्या होता है कि एंथर एंड स्टिग्मा जो है दे लाई क्लोज टू ईच अदर। व्हेन एंथर्स डाइसिस, ये जब फटते हैं इन द फ्लावर बड्स, pollen grains come in contact with the stigma to affect pollination. Cleistogamous flowers are invariably autogamous, as there is no chance of cross pollination landing on the stigma. Cleistogamous flowers होते हैं, they produce assured seed set even in the absence of pollinator, यानी कि seed definitely बनेगा, और despite the fact of the pollinators है ही नहीं, pollinating agent ही नहीं है। तो क्योंकि अब ये था कि इतने क्लोज होते हैं, तो कोई चांस ही नहीं होता कि जो है पॉलन एजेंट की जरूरत पड़े, कोई एक्सटर्नल एजेंसी यहाँ पर आ नहीं पाती टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ द मेल गैमेट्स टू फीमेल गैमेट्स। आपको ये फ्लो चार्ट याद रखना चाहिए कि क्रॉस पोलिनेशन अभी हमने पढ़ लिया था कि इट इन्वॉल्व्स टू डिफरेंट प्लांट्स, either of the same species or different species.
इसमें पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं दे रीच द अदर प्लांट विद द हेल्प ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट, तो एजेंट की जरूरत पड़ेगी। अब एजेंट्स जो होते हैं वो जो है या तो एबायोटिक एजेंसीज होंगी या बायोटिक एजेंसीज होंगी। एबायोटिक मतलब कि जो एनिमल्स नहीं है, इंसेक्ट्स नहीं है, वो होते हैं। तो इसको वैरायटी जो देखी गई है इसमें एनेमोफिली यानी कि विंड, और हाइड्रोफिली, वर्ड हाइड्रो से आपको समझ आ जाएगा कि ये वाटर है। तो ये एबायोटिक के दो एजेंसीज जो देखी गई हैं वो ये हैं। बायोटिक एजेंसी जो होती हैं वो एंटोमोफिली यानी कि इंसेक्ट्स, ऑरेंथोफिली यानी बर्ड्स, कैरोटेरोफिली ये है बैट्स, एंड मेलाकोफिली मोलस्क होते हैं। इसमें और भी वैरायटीज होती हैं, जैसे एनिमल्स में आपके रोडेंट्स होते हैं वो कर सकते हैं, जो लिजर्ड्स होती हैं वो कर सकती हैं ये पॉलिनेशन। तो इसलिए जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स होते हैं, एंड ट्राई टू रिमेंबर दीज एग्जांपल बिकॉज आपको जो है याद रहेगा कि कितने पॉसिबिलिटीज हैं, और इनके जो नाम है थोड़ा से कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं। मेक श्योर कि आप एग्जाम से पहले इनको अच्छे से याद कर लें, तो वो आपके लिए एक लाभदायक रहेगा। एडेप्टेशन ऑफ विंड पॉलिनेशन। अब अभी हम लोगों ने कहा था कि विंड पॉलिनेशन जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो है जब जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज करते हैं, तो उसको जो एजेंट है ये कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन है। और ये जो पॉलिनेशन है ये इसके लिए आपको ध्यान देना है कि इसकी जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर लाइट इन वेट, क्योंकि अगर वो हैवी हुए तो मूवमेंट ही नहीं कर पाएंगे, तो विंड से कैसे पास करेंगे? वो विंड तो उनको हेल्प तभी कर सकती है ना अगर वो हल्के हों, नॉन स्टिकी हों, क्योंकि अगर वो स्टिकी हुए तो क्या प्रॉब्लम है, वो स्टिकी हुए तो कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और यहाँ उनका डेस्टिनेशन क्या है? यहाँ उनका डेस्टिनेशन जो है वो स्टिग्मा तक पहुंचना है, और द फीमेल पार्ट, तो वहां पर वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। और ये ड्राई होने चाहिए, है ना? और ये जो है दे मे हैव विंग्स सच एज इन पाइनस, तो जनरली जो होते हैं इनके विंग्स नहीं होते हैं, क्योंकि इनको अगर ये कहीं अटक गए तो ये पहुंच नहीं पाएंगे। स्टेमेंस आर वेल एक्सपोज्ड फॉर इजी डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स इन द विंड, तो स्टेमेंस जो है वो वेल एक्सपोज्ड होने चाहिए ताकि विंड के साथ ये जो है इसके पॉलन ग्रेन्स जो निकल सकें। द स्टिग्मा इज स्टिकी। अब ये यहाँ बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन जो है वो नॉन स्टिकी होनी चाहिए, बट स्टिग्मा जो है जो फीमेल पार्ट उसके अपने कुछ केमिकल्स निकलते हैं और दे ट्राई टू स्टिक द पॉलन ग्रेन्स। ये लार्ज होते हैं ताकि ऐसा ना हो कि पॉलन ग्रेन आगे निकल जाए, तो अगर वो लार्ज होंगे, फेदरी होंगे, तो दे कैन ट्रैप पॉलन ग्रेन्स इन द विंड। जैसे कि कॉर्न कॉब। अब कॉर्न कॉब क्या है? भुट्टा। भुट्टे के अंदर आपने देखे होंगे रेशे रेशे से होते हैं, वो लंबे लंबे साइड में लगे होते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है। न्यूमरस फ्लावर्स आर पैक्ड टुगेदर टू फॉर्म इन्फ्लोरेसेंस, तो कई सारे फ्लावर्स इकट्ठा होके एक अपने आप में गुलदस्ता जैसा बन जाता है, और वो जो है हेल्प करता है कि जो है विंड पॉलिनेशन जो है ये हो पाए। ठीक है। यहाँ पर आप ये देखिए कि ये जो डायग्राम है ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, अ विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कॉम्पैक्ट इन्फ्लोरेसेंस एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमेंस होते हैं इसके। देखिए कि ये बाहर की तरफ ऐसे निकले हुए हैं, आराम से जो है ये दिखाई दे सकते हैं नेकेड आइज से भी, और यहाँ पर इनके ये सब रेशे रेशे से जो है ये सब निकले हुए हैं, टैसल्स कहते हैं। तो ये जो है यहाँ पर निकले हुए हैं। तो फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। विंड पॉलिनेशन में इंपॉर्टेंट बात है कि भाई इनको तो विंड चाहिए होगी ताकि जो है वहां पर से वहां पॉलन ग्रेन चले, और पॉलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आके जो है वहां पर स्टिक कर जाए। तो उनको किसी इंसेक्ट को या एनिमल को अट्रैक्ट तो करना नहीं लाने के लिए, तो ना कलरफुल होने की जरूरत है ना इनको नेक्टर प्रोड्यूस करने की जरूरत है। ये जो है डिफरेंस याद रखिएगा। तो ये जो नेक्स्ट है ये अडेप्टेशन फॉर वाटर पॉलिनेशन और हाइड्रोफिली जो होता है ये लेस कॉमन एज कंपेयर टू विंड पॉलिनेशन,
और यहाँ पर क्या होता है कि 30 जेनरास होते हैं मोस्टली मोनोकॉट्स में, इसमें ये वाटर पॉलिनेशन देखा गया है। ये लोअर प्लांट्स में होते हैं, फ्रॉम एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स में होते हैं, और वेरी फ्यू वेराइटीज ऑफ एंजियोस्पर्म्स में होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स प्लीज याद रखिएगा, Vallisneria and Hydrilla. They are submerged freshwater hydrophytes in which hydrophily is observed. Epihydrophily यानी कि ये सरफेस ऑफ द वाटर पे होते, तो एपी वर्ड वहां से आया। सी ग्रासेस या जोस्टेरा, ये इसको जो है, इसका जो बोटानिकल नेम है वो जोस्टेरा है। इसमें फीमेल फ्लावर्स आर सबमर्ज्ड इन वाटर टू रिसीव pollen grains for pollination inside the water. Pollens are long, ribbon-like होते हैं, and they are carried passively by water. ये जो है, ये बातें ध्यान रखिएगा, और ये जो है डिस्टिंग्विश करने के लिए काम आएगी विद इन द वाटर पॉलिनेशन। जो एपीहाइड्रोफाइट्स होते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर पे ये जो है, इनको गैमेट्स मिल जाते हैं, और जो सी ग्रासेस होते हैं उसमें सबमर्ज्ड स्टेट में होते हैं। ये हम पर जो है फ्लावर्स अंदर ही होते हैं, पानी के अंदर होते हैं, और वहां पर इनका पॉलन ग्रेन्स जब रिलीज होते हैं तो ये जो है वहां पर इनकी मुलाकात होती है, एंड दे पास बाय पैसिवली बाय वाटर। तो ये हाइपोहाइड्रोफिली कहलाए जाते हैं। ठीक है, अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो पॉलन ग्रेन्स के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि वाटर में जो है पॉलन ग्रेन्स जो है या तो सरफेस पे ऊपर आएंगे या फिर जो है वो लोग अंडर द वाटर आएंगे, और ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये वेट ना हो जाएं, इसके लिए इनको प्रोटेक्शन होता है बाय द प्रेजेंस ऑफ द म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है। ये जो है काफी जो होते हैं इस पे ये सिकुड़ते नहीं है, इनको जो है एक म्यूसिलिन का जो है कवरिंग होता है। फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर, ये बात इंपॉर्टेंट याद फिर से याद रखिएगा। विंड में और वाटर पॉलिनेशन में दोनों में जो है फ्लावर्स जो है कलरफुल नहीं होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। जैसे कि हम लोगों ने रीजन पता करा था कि इट इज बिकॉज ऑफ द देयर इज नो नीड फॉर अट्रैक्टिंग द इंसेक्ट्स और एनिमल्स, क्योंकि उन्हीं लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए प्लांट्स को ये सब करना पड़ता है टेक्निक्स, बट विंड और वाटर के लिए ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये वैलिस्नेरिया का डायग्राम है, और वैलिस्नेरिया जो है नीट में और बोर्ड एग्जाम में दोनों में इसके बारे में पूछा गया है, तो मेक श्योर कि आपको मालूम हो कि देखिए कि स्टेमन है, स्टेमन से यहाँ पर ये मेल गैमेट्स यहाँ से देखिए आपको दिखाई दे रिलीज हुए, एंड व्हेन दे आर रिलीज्ड ये जाते हैं, और यहाँ पर ऑलरेडी जो फीमेल जो फ्लावर है ये सरफेस पे ही है, और ये जो क्या करते हैं कि इससे ये स्टिग्मा से चिपक जाते हैं, एंड फिर ये लोग जो हैं इनका आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। इसके बाद हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जोस्टेरा या सी ग्रासेस जो होते हैं उसमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है, यानी कि वाटर के अंदर ये सबमर्ज्ड होते हैं प्लांट्स। देखिए वाटर है बाहर और ये अंदर सबमर्ज्ड है, और ये जो है क्या करते हैं कि इनकी जो पॉलन गैमेट्स होते हैं, ये जो है मेल गैमेट्स, वो जो है वहां पर फीमेल जो गैमेट्स के साथ मिलते हैं और वहां पर फ्यूजन होता है इनका। तो ये जो है एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। अब हम लोग जो है इसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन पर डिस्कस करते हैं। ये जो है ये बायोटिक जो एजेंट्स होते हैं उनके पे बात हम लोग करने चालू कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो अडेप्टेशन है फ्लावर्स का वो क्या क्या है। तो फ्लावर्स इसमें जो है लार्ज होते हैं, स्टिकी होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। अभी उन्होंने डिस्कस करा है क्योंकि उनको एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को जो है अट्रैक्ट करना होता है, तो इंसेक्ट में यहाँ पर बात चल रही है। तो ये लोग जो है काफी ब्राइट होते हैं। स्मॉल नंबर ऑफ फ्लावर्स होते हैं, ये साइज इनका स्मॉल होता है, नंबर ऑफ फ्लावर्स जो होते हैं क्लस्टर्ड होते हैं इनटू द इन्फ्लोरेसेंस टू मेक देम कॉन्स्पिक्यूअस। ठीक है, दे हैव हनी एंड नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं which are highly fragrant to attract insects. The pollen grain surface is sticky, जैसे हम लोग कहा था कि स्टिकी होना ही पड़ेगा ताकि जो है ये जाके वहां पर जो स्टिग्मा उसे चिपक सकें, और इनकी जो ये जो स्टिकीनेस है ये
एक्साइन लेयर जो होता है, इनके आउटर लेयर होती है, उसकी वजह से होता है। एंड स्टिग्मा इज ऑल्सो स्टिकी, और दे जो है सेक्रीट म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को मिलते हैं उसको पॉलिनेशन कराने के लिए, उसके लिए फ्लावर्स क्या क्या ऑफर करते हैं। तो ऑफर में उनके पास नेक्टर है, और उससे क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनसे इंसेक्ट से चिपक जाते हैं, उस तरह से पॉलिनेशन होता है। फ्लावर्स समटाइम्स सेक्रीट फाउल ओडर टू अट्रैक्ट फ्लाइज एंड बीटल्स। सम स्पीशीज जो होते हैं उसमें जो फ्लावर्स होते हैं उनको जो है रिवॉर्ड के लिए क्या करना पड़ता है, उसमें रिवॉर्ड के लिए क्या होता है कि कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि वो अपने जो सेफ प्लेस उनको मिल जाए, एग्स ऐसी जगह पे डाल सके जहां पर जो है वो सेफ्टी हो। सेफ्टी के लिए इसमें जैसे कि एग्जांपल है एमोर्फोफैलस फ्लावर्स होते हैं, वो काफी जो है वो टॉल होते हैं। आप ये देखिए कि यहाँ पर आदमी देखिए कितना छोटा लग रहा है फ्लावर के सामने। ये फ्लावर जो है 6 फीट तक के हो सकते हैं, और ये जो है यहाँ पर वो अपने एग्स इनके पड़े रहते हैं आराम से, तो उसमें जो है वो डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं, तो ये सेफ्टी नेट मिल जाता है। एक एग्जाम्पल है यक्का प्लांट और मॉथ का रिलेशनशिप। तो इसमें क्या होता है कि मॉथ जो है वो वो हेल्प करता है पॉलिनेशन के लिए, और वो क्या करता है कि अब ये देखिए डायग्राम, ये जो है यक्का प्लांट है और ये मॉथ है यहाँ पर। तो क्या होता है कि मॉथ जो होता है वो एक्स इनकी लोक्यूल ऑफ द ओवरी में डिपॉजिट कर सकता है, और साथ ही साथ प्लांट को क्या फायदा होता है कि उसको पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये जो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हो गई इन लोग की, मतलब कि दोनों का ही फायदा है इसमें। अब इसमें डिफरेंट जो एग्जाम्पल्स हैं उनके आपको इनके बोटानिकल नेम आपको याद रखते हैं कि क्या क्या उनके टर्म्स हैं, उनको क्या क्या कहा जाता है, उनके एग्जाम्पल्स क्या है। तो नेम ऑफ द एजेंट, टर्म्स यूज्ड एंड एग्जाम्पल्स। तो बर्ड है तो जो पॉलिनेशन के काम आती है, तो पॉलिनेशन में इनको जो है कहा जाता है ऑर्निथोफिली। एग्जाम्पल्स हैं बोम्बैक्स एंड कैलिस्टिमोन। बैट्स अगर पॉलिनेशन करते हैं तो कैरिप्टेरोफिली है, ये एंथोसेफेलस है, और एडेनसोनिया है। स्नेल्स अगर पॉलिनेशन करते हैं तो मेलाकोफिली इसको कहा जाता है, और एग्जाम्पल्स हैं एरम एंड लिलीज में। स्नेक्स भी करते हैं पॉलिनेशन, और इनके पॉलिनेशन को कहते हैं ओफियोफिली, एंड एग्जाम्पल्स हैं इसके सैंटेलम एंड मिकेलिया। स्क्विरल्स करते हैं थीरोफिली एंड मिकोना। तो इसको आप ऐसे याद कर लें कि जो 2-3 तो आपको याद रह जाएंगे, क्योंकि कई बार ये कॉमन चीजें हैं। ये बर्ड का याद रखना कोई दिक्कत नहीं है, बैट्स का याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा ये स्नेल, स्नेक, स्क्विरल के नाम याद रखने में दिक्कत आती है। तो आप एक काम करें कि आप जो है इसकी पिक्चर्स भी देख लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी पिक्टोरियल मेमोरी रहेगी, वो आपको बहुत आराम से कोई भी आप जो है गूगल सर्च करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। ये देखिए कि रोडेंट्स हैं वो कैसे पॉलिनेशन के काम आ रहे हैं। तो ये जो हैं ये फ्लावर से चिपकते हैं, यहाँ से इनके जो पॉलिन्स होते हैं वो चले जाते हैं, एंड देन व्हेन दे विजिट द अदर फ्लावर, वहां पर जो स्टिग्मा होता है वहां से ये पॉलिन्स जो है वहां पर चिपक जाते हैं स्टिग्मा से। इस तरह से ये जो है पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू हो सकता है। ये देखिए कि यहाँ पर ये लिजर्ट है, ये इस तरह से जो यहाँ पर पॉलिनेशन कर रहे हैं, तो ये जो है इससे चिपक जाते हैं फ्लावर से, और वहां पर जो है एक्सचेंज ऑफ पॉलिन्स होता है, एंड दे फाइनली गो टू द स्टिग्मा, और फिर उनका जो है दे टेकन टू द एग जहां पर फ्यूजन होता है। अब आप लोग को जो है ये देखना है 2 एग्जांपल्स जो कि एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। In majority of the aquatic plants such as the water hyacinth and water lily, ये water hyacinth है एंड ये water lily देखिए आप, ये दोनों जो ये plants हैं are pollinated by the insect or wind just like the land plants। इस तरह से जो है ये
वहां यहाँ पर एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, कंफ्यूजन मत रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन बना है, नीट में आया हुआ है, लोग वाटर देख के गलती कर सकते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इस पे काफी सवाल बनते हैं, एंड प्लीज इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। इसको कहते हैं कॉन्ट्रीवेंसेस और डिवाइस फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगैमी। यानी कि इसमें क्या होता है कि हमें ऑटोगैमी करानी है और क्रॉस पॉलिनेशन को रोकना है। तो उसके तरीके अभी हम लोग को डिस्कस करने की क्या क्या जो है नेचर करता है। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं, दीज आर बाइसेक्सुअली क्लोज फ्लावर्स विच नेवर ओपन। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही था। इसमें क्या होता है कि एंथर डेहिसिस इनसाइड दीज क्लोज फ्लावर्स, यानी कि एंथर फटते हैं, एंड वो अंदर ही अंदर जो है वो वहां पर जो फीमेल पार्ट होता है उसके साथ मिल जाते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं होती कि कोई पोलिनेटिंग एजेंट आ जाए। एग्जाम्पल है कॉमलिना, एंड प्रोड्यूसेस द सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। तो यहाँ पर पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत ही नहीं है। होमोगैमी, इट इज द कंडीशन ऑफ द मेच्योरिटी ऑफ द एंथर एंड स्टिग्मा एट द सेम टाइम। तो अगर सेम टाइम होता है, अब जैसे कि ये एग्जाम्पल याद रखें कि समझ लीजिए कि हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर जो है वो उसको जो है लैंड करना है, और उसको लैंडिंग के लिए जो है एक जगह चाहिए। तो अगर वो लैंड वहां कर जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लैंड लैंड करने के लिए उसके पास जगह भी है और वो भी तैयार है, तो लैंड कर जाएगा। तो जरूरत ही नहीं किसी और के पास जाए। तो होमोगैमिक मतलब ये होता है कि जो एंथर तैयार है, जैसे कि ये जो हेलीकॉप्टर तैयार है, एंड स्टिग्मा जो है तैयार है, जो यानी कि उसके लिए स्पेस भी तैयार है। तो वो सब एक साथ होता है। तो जब ऐसे हालात होते हैं, इसको जो है सिंक्रोनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मास रेस्पेक्टिवली। तो ये सिंक्रोनस होता है, दोनों एक ही टाइम पे तैयार हैं, तो इसलिए जो है क्रॉस पॉलिनेशन की संभावना नहीं होती है। इसको कैथेरेंथस में होता है, ये विंका इसका जो है इसका नाम है, इसका कॉमन नाम है। क्लोज एसोसिएशन बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि एंथर स्टिग्मा अगर बहुत पास पास हैं तो भी जो है क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है मिराबिलिस। इसके बाद हमने सेल्फ पॉलिनेशन की बात कर ली कि सेल्फ पॉलिनेशन जब करवाना होता है, उसमें हम लोग को ये मालूम है कि वो क्यों करवाना चाहिए, ताकि हम लोग जो है वहां पर जेनेटिक वेरिएशन ना कराएं। मगर इसमें एक जो टेक्निक होती है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस जो नेचर करती है, उसमें क्या होता है कि जहां पर हमको सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करवाना है, दैट शुड डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसी डिवाइसेस को जो नेचर करता है उसको जो है हम लोग कहते हैं कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इट प्रिवेंट्स द लॉस इन जेनेटिक वेरिएशन और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। तो यहाँ पर जो है जेनेटिक वेरिएशन जो उसका लॉस हो रहा है वो नहीं होता है। तो उसके लिए क्या क्या जो है नेचर करता है, एक है यूनिसेक्सुअलिटी। सो फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स, यानी कि मेल और फीमेल फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग हैं। टू कंडीशंस आर देयर, लाइक मोनोशियस प्लांट्स होते हैं, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द सेम प्लांट। दिस प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट कीटोनोगैमी। कैस्टर है, मेज इसके एग्जांपल्स हैं। डायोशियस जो प्लांट्स होते हैं उसमें क्या है कि मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन द टू सेपरेट प्लांट्स, अलग अलग प्लांट्स में होते हैं। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एज वेल एज कीटोनोगैमी। ये भी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखता है बैलेस्टेरिया का, पपाया में भी ये जो है देखा गया है। डाइकोगैमी, different maturation time of एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम in the same flower। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हेलीकॉप्टर जैसे आपने एग्जांपल लिया और उसको जो है लैंडिंग एरिया चाहिए, तो वहां पर उसको लैंड करना है। और अगर जो है ऐसा हो जाए कि हेलीकॉप्टर जो है वो जो है नहीं आ सकता है किन्हीं कारणों से, या लैंडिंग एरिया जो है खाली नहीं है, तो भी जो है क्या होगा कि ऐसे में वो कहीं उसको जो हेलीकॉप्टर है उसको कहीं और जाना पड़ेगा। तो डिफरेंट मैच्योरेशन टाइम, यानी कि हेलीकॉप्टर जो है यहाँ पर अगर हम एंड्रोशियम को मान लें तो वो जो है अभी मेच्योर हुआ नहीं है। एट द सेम टाइम गायनोशियम जो है वो भी जो है अगर एंड्रोशियम तैयार है तो गायनोशियम नहीं तैयार है। आइदर ऑफ द टू आर नॉट रेडी,
तो इसको कहते हैं डाइकोगैमी। आइदर द pollen is released before the stigma becomes receptive, ये एग्जांपल्स हैं प्रोटेंड्रस जैसे कि सनफ्लावर है, कॉटन है, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन्स, यानी कि ये प्रोटोगाइनस है। गाइनस मतलब जो है फीमेल पार्ट जो है वो पहले तैयार हो गया है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि अब जो जब एंथर तैयार ही नहीं है, जब उस वहां पर जो है पॉलन ग्रेन्स तैयार ही नहीं है, तो ऑब्वियसली जो है फिर एक ही रास्ता बचता है कि वो जो है कहीं और जाए और वहां पर जो है पॉलिनेशन करा के उसको फ्यूजन हो। तो ये एग्जांपल्स हैं फिकस, एस्ट्रोलोकिया। फिर एक है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि जेनेटिकली वो जो है इतने इनकॉम्पेटिबल हैं कि वो लोग जो है मिल नहीं सकते हैं, तो इसलिए जो है ऐसे मामले में भी एक क्रॉस पॉलिनेशन होता है। थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। हम लोगों ने ये इससे पहले जो है हम लोगों ने एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ा था। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज 8 सेल्ड 15 न्यूक्लिएटेड हैप्लॉइड एक्सोस्पोरिक टाइप। तो इसका जो आंसर है वो हैप्लॉइड टाइप है, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है, मेल गैमेट जो होता है वो हैप्लॉइड होता है, जब मिलते हैं तो फिर डिप्लॉइड होता है। ठीक है, ये जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, तो हम लोगों ने जो मोटी मोटी बातें समझी थी आउटब्रीडिंग यानी कि क्रॉस पॉलिनेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है कि डिवाइसेस दैट डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा जो है वो रिसेप्टिविटी उनकी होनी चाहिए, एंड जो है ये आर नॉट सिंक्रोनाइज, यानी कि एक ही टाइम पर तैयार ना हो तभी ये हो सकता है। एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस एट डिफरेंट पोजिशंस, तो उसकी वजह से भी ये जो है आप सेल्फ पॉलिनेशन को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था। प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे तो इसमें जो है क्रॉस पॉलिनेशन की जो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में जो है ज्यादातर जो है ऑटोगैमी देखी जाती है। अभी हम लोगों ने क्रॉस पॉलिनेशन डिस्कस किया था, इसके फर्दर जो है अभी हम लोग जो है और क्या क्या तरीके हो सकते हैं जो कि नेचर करता है, जैसे कि डाइक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर सेपरेट, जैसे डाइशियस कंडीशंस होती हैं इन पपाया। डाइकोगैमी, द कंडीशन इन विच द स्टेमन स्टिग्मा ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स, इट इज ऑफ टू टाइप्स। प्रोटेंडरी हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था, दिस इज द कंडीशन where anthers mature earlier than the stigma and release pollens। ठीक है, तो एंथर जो है पहले बन गए और स्टिग्मा तब तक तैयार नहीं है, तो ये प्रोटो एंड्री है। ये जो है आप याद ऐसे रखें कि ये जो एंथर होता है तो उसमें जो है AN आता है, तो ये प्रोटेंड्री आप इसे याद रख लें। और जो है क्या कहते हैं इसमें जो है ये एंथर्स पहले मेच्योर हो जाते हैं। प्रोटोगाइनी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इसके एग्जांपल बस याद रखने वाले हैं कि दिस कंडीशन वेयर स्टिग्मा मैच्योर्स अर्लियर देन द एंथर। तो ये जो है इसके एग्जांपल यहाँ पर जो डिस्क्राइब किए गए धतूरा एंड सोलेनम। सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी जिस पर हम लोगों ने अभी बात की थी, इट इज जेनेटिक मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। Pollen grains of a flower do not germinate on stigma of the same flower due to similar sterile genes होती हैं, इसलिए incompatible होते हैं, और ये जो है इसके लिए आपको जो है क्रॉस पोलिनेशन करना ही पड़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल है ए ब्यूटिलॉन। कैस्मोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं दे आर ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज्ड स्टेमेन्स एंड स्टिग्मा व्हिच फैसिलिटेट क्रॉस पोलिनेशन। ठीक है, तो इसमें जो है जब स्टेमेन्स और फीमेल पार्ट सब खुले हुए हैं तो दूसरे प्लांट से जो है वहां से ये जो आएंगे पॉलन ग्रेन्स अपने गैमेट्स को कैरी करते हुए वो आराम से क्रॉस पोलिनेशन कर सकते हैं। हर्कोगैमी का एग्जाम्पल जो है ये हिबिस्कस एंड ग्लोरियोसा है। ये वो स्पीशीज जहां पर एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशंस so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। ये हर्कोगैमी का एग्जाम्पल जो है अपने हमको याद रखना चाहिए। हिबिस्कस एंड ग्लोरियोसा ये जो है ये एग्जाम्पल।
एक और टाइप जो यहाँ पर जानने वाला है वो है कि टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग what happens that the flowers are at different heights of styles of the flower the same species में होते हैं तो क्योंकि इनकी जो हाइट है स्टाइल की वो डिफरेंट है इस तरह से जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और क्रॉस पॉलिनेशन की ही पॉसिबिलिटी बचती है फिर तो इसमें जो एग्जांपल्स हैं ऑल्डन लैंडिया प्राइम्यूला ऑक्सैलिस इसके एग्जांपल्स हैं ये इसकी आप देखिए ये अलग अलग इनकी हाइट्स हैं ये हाइट की वजह से जो है यहाँ पर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं हो पा रहा फ्यूजन नहीं पाता है क्योंकि जो है ये इनको डिफिकल्टी होती है इस पूरे प्रोसेस में इसलिए क्रॉस पोलिनेशन के लिए ही जो है चांसेस बचते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं which of the following pollination is common amongst abiotic agents तो ये जो है आपको जो है एबायोटिक के बारे में बता रहे हैं अब एबायोटिक में तो एग्जाम्पल जो है वो कौन सा है मेलाकोफिली जो है ये तो स्नेल से हो गया एंटोमोफिली ये इंसेक्ट से हो गया ऑर्थोफिली जो है ये बर्ड से हो गया जो एग्जाम्पल बचता है वो है एनिमोफिली तो इस तरह से जो है भी आप सोच सकते हैं ठीक है तो अगर आपने जो है डी ऑप्शन करा है तो सही है विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन डज नॉट नीड पॉलिनेटिंग एजेंट तो गिटनोगैमी इसमें जो है क्या होता है इसमें तो आपको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है क्योंकि डिफरेंट फ्लावर है और उसके लिए यहाँ पर जो है अगर जो मेल पार्ट हैं मेल गैमेट्स हैं उनको तो आना पड़ेगा फीमेल पार्ट्स के पास क्योंकि डिस्टेंस इतना ज्यादा है एक ही प्लांट के अंदर रहते हुए भी उसके लिए इनको जो है एक्सटर्नल एजेंसी चाहिए होगी तो ये जो है पॉसिबिलिटी नहीं है इसमें ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है फिर जीनोगैमी या एलोगैमी ये तो डिफरेंट प्लांट ही हो गया ऑफ द सेम स्पीशी और डिफरेंट स्पीशी तो उसके लिए तो पॉलिनेटिंग एजेंट की तो जरूरत डेफिनेटली पड़ेगी ये जो ऑटोगैमी है ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं उसमें ये देखा गया है कि वहां पर क्योंकि वो क्लोज्ड होते हैं और देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ द pollen grains leaving the flower and going somewhere else तो उनके पास जो फीमेल पार्ट ऑलरेडी अवेलेबल है वो उसी पास जाके इनका जो है ये फ्यूजन होता है और इस तरह से जो है ये जो है ऑटोगैमी जो है इसके लिए इनको पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है तो अगर आपने जो है इसका ऑप्शन 3 रखा है तो वो करेक्ट है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी अभी हम लोग बाकी ऑप्शन देखते हैं उसके बाद देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हम लोग होते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स ऑलवेज एग्जिबिट जिटनोगैमी अब ये जो है आपको ध्यान देना है कि इसमें और भी ऑप्शन होते हैं जीनोगैमी भी हो सकता है इसमें क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स एग्जिबिट बोथ ऑटोगैमी एंड जिटनोगैमी अब ऑटोगैमी जो है हम लोग को ध्यान देना है कि ये तो क्लोज्ड होते हैं इनके बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये जो है कहीं अपने पॉलन ग्रेन्स को बाहर भेज सकें तो ऑटोगैमी तो होती है बट जिटनोगैमी के लिए तो दूसरा जो फ्लावर चाहिए तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है तो ये एंड जेनेटोगेमी लिखने से ये क्वेश्चन का ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है और इसमें करेक्ट पूछ रहे हैं कैस्मोगैमस फ्लावर्स नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी तो नेवर में इसमें तो नहीं हो सकता क्योंकि कई बार जो है ये देखा गया कि ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है तो जो ओनली करेक्ट ऑप्शन इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज एग्जिबिट ऑटोगैमी क्योंकि क्लोज्ड होते हैं इसके पास पॉसिबिलिटी नहीं होती है तो इसलिए जो है यही ऑप्शन जो है करेक्ट चाहिए तो अगर आपने ऑप्शन फर्स्ट रखा है तो करेक्ट है एक सीबीएसई से में सवाल आया था ये दो बार जो है 2011 में 2019 में इसको जो है पूछा गया है हाउ डज द फ्लोरल पैटर्न ऑफ मेडिटेरेनियन ऑर्चिड ऑफायर्स गारंटी क्रॉस पोलिनेशन ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ दे दिया क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा मुझे डिस्क्राइब अलग से करना पड़ रहा है और ये जो है क्योंकि एग्जाम्पल दो बार पूछा गया है तो इसलिए जो है इट इज इम्पोर्टेंट टू डिस्कस इट हेयर in many species of Mediterranean orchid offers the shape, color marking and
odor of flowers are like the female moth colpa. तो क्या करते हैं कि ये धोखा दे देते हैं। तो क्या होता है कि इनका जो शेप होता है वो ऐसा लगता है कि ये फीमेल मॉथ का है। तो ओफायर्स एम्प्लॉयज सेक्सुअल डिसीट, धोखा दे देते हैं, to get pollination done by the colpa. The male moth matures earlier than the female. It mistakes the ophir's flowers for female and tries to copulate. तो यहाँ पर इनका फर्टिलाइजेशन मतलब करना चाहते हैं, और इस चक्कर में क्या होता है कि जब क्योंकि उस फ्लावर पे आते हैं, thus it pollinates the flower. ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। A particular species of plant produces light, non-sticky pollens in large numbers. तो पॉलन जो है वो लाइट है और लार्ज नंबर में है, एंड स्टिग्मा आर लॉन्ग एंड फेदरी। दीज मॉडिफिकेशन फैसिलिटेट पॉलिनेशन बाय विंड। ये आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद जो है हम लोग ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन पढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोग ने बात करी थी कि जो पॉलन्स हैं उनको जो है पिस्टल पे आना पड़ता है, और इसके लिए उनको क्या करना होता है कि अगर उनको आना है तो पिस्टल जो है उनको रिसीव कर सके, उनकी खातिरदारी कर सके कि भाई ये जो है दूल्हे राजा हैं, दूल्हे राजा को इनको हम रिसीव करें कि नहीं, ये सही करेक्ट वाले दूल्हे राजा हैं कि नहीं। तो all the events from pollen deposition on the stigma until the entry of the pollen tubes into the ovule are together called pollen pistil interaction. ठीक है, तो pollen जो है मेल पार्ट हो गया, ये फीमेल पार्ट स्टिग्मा पे इसको आना है थ्रू द pollen tube into the ovule। इस प्रोसेस को pollen pistil interaction कहते हैं। ये डायग्राम आपको कई बार दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है ये pollen grains आ गए और ये इनके pollen tube है। pollen tube जो है ये बढ़ते 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 ये माइक्रोपाइल जो इसके जो कैविटी होती है उसके थ्रू जाते हैं, और यहाँ पर जो है इनका फ्यूजन होता है। तो यहाँ पर जो है ये इनका एक से होता है, उसके बाद इसके जो है आगे जो है इनके जो सेकेंडरी न्यूक्लिया होते हैं, जो पोलर न्यूक्लिया होते हैं, में फ्यूजन होता है। तो कैसे जो है ये पूरा प्रोसेस होता है, इसको अभी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। तो ये डायग्राम देखिए, ये डायग्राम जो है ये आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि अंदर जो है ये देखिए फिम्ब्रिय एपरेटस है जो कि फैसिलिटेट करते हैं मेल गैमेट के अंदर आना। ये मेल गैमेट यहाँ दिखाया गया है और ये अंदर गाइड करके ये अंदर पहुंचते हैं, और यहाँ पर जो है ये देखिए सिनर्जिट है। सिनर्जिट जो होते हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होती हैं और ये हैप्लॉइड होती हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग दिखाई गई है। ये एग न्यूक्लियस है, ये जो है यहाँ पर ये पोलर न्यूक्लियाइज है, और ये जो है सेंट्रल सेल जो है ये का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि डिस्चार्ज ऑफ द मेल गैमेट्स इनटू द सिनर्जिट्स होते हैं, देन टू द एग एंड द सेंट्रल सेल। तो ये जो है यहाँ से इस तरह से ये यहाँ तक पहुंचते हैं, और पहुंच के ये लोग जो है वहां पर एग से मुलाकात होती है, वहां पर फ्यूजन होता है। तो ये जो सारी बातें हैं हम लोगों ने अभी जो एक डायग्राम में देखी हैं वो यहाँ डिटेल्स हैं। इट इज अ डायनेमिक प्रोसेस इन्वॉल्विंग pollen recognition by the stigma pistil for compatible pollen। तो ये जो स्टिग्मा पहले असर्टेन करता है कि जो सही पॉलन है वो बैठ रहा है कि नहीं। उसके लिए उसके पास कुछ तरीके होते हैं, उसमें जो है उनकी जो केमिकल्स होते हैं वो उन्हीं पॉलन्स को अट्रैक्ट करेंगे जो पॉलन उन्हीं की स्पीशीज की होंगी। तो ये जो है पहले रिकॉग्नाइज करते हैं। जो इनकम्पैटिबल पॉलन्स होते हैं और स्टेराइल पॉलन्स आर रिजेक्टेड बाय द पिस्टल एंड डू नॉट अलाउ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ये जो है कंपैटिबल जो पॉलन हमको जो मिल जाते हैं, they are encouraged by pistil for growth and development of pollen tubes. Pollen tube grows through the stigma and style to reach the ovary. It then enters the ovule through the micropyle, reaches the synergids guided by filiform apparatus। ये सारी बातें हम लोगों ने पहले से डायग्राम में देख ली थी, डिस्कस कर ली थी, और जो है यहाँ पर उसकी डिटेल्स हैं। प्लीज मेक अ नोट, अपने वीडियो को स्टॉप करके
इनको देख लीजिएगा क्योंकि आपको थ्योरी एग्जाम भी देना है और आपको नीट का देना है, तो मेक श्योर कि आप जो है इस थ्योरी से यू आर फेमिलियर। अब एक कॉन्सेप्ट है, वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। अब वर्ड आर्टिफिशियल है, इसके मतलब जो है यहाँ मैनमेड एफर्ट्स करे जाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन यानी कि इसमें जो है कुछ टेक्निक्स लगाई जाएंगी जिससे जो है बेटर वैरायटी जो है पैदा हो फ्लावर्स की, और उसके लिए जो है ज्यादा ड्यूरेबिलिटी हो, ज्यादा जो है वो डिजीज फ्री हो। तो कॉमनली यूज टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स टू ऑब्टेन डिजायरेबल कैरेक्टर्स। आपको एग्जांपल जैसे बताते हैं, जैसे ब्रोकली है, तो ब्रोकली जो है वो हाइब्रिड वैरायटी है, और वो ऐसा लगता है कि गोभी है मगर वो अलग तरह की चीजें लगती है बिल्कुल। उसमें क्या करा गया, उसमें स्पेशल टेक्निक्स अप्लाई करी गई हैं जिससे उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाए, और साथ में जो है वो इसमें डिजीज फ्री हो। तो इसलिए जो है हम लोग को आजकल के टाइम में जो है, जब साइंस की हम लोग को ज्यादा मालूमात हो गई है, तो इस तरह की जो है एक्टिविटीज होती हैं ताकि जो है हम लोग जो है एक मोर न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ प्लांट जो है वो ऑब्टेन कर सकें। उसके जो फ्लावर्स हैं वो अच्छे क्वालिटी के हों, और हम लोग को जो अच्छे वेजिटेबल्स मिलेंगे तो हम लोग की जनरेशन जो है वो काफी मजबूत हो बनेगी। इसमें क्या होता है कि अलग अलग टेक्निक्स हैं। Anthers are removed from the bisexual flowers using forceps. This is emasculation and is done before the anther dices. एंथर के फटने से पहले इनकी जो पॉलेंस हैं वो रिलीज ना हो, उससे पहले मैस्कुलेशन मैस्कुलिन मतलब मेल, तो मैस्कुलेशन मतलब कि मेल पार्ट को हटाना, ये जो है फॉर्सेप से हटाया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है, इसकी भी आप लोग पिक्चर देखिएगा तो उसमें आप लोग को और क्लैरिटी होगी। तो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर होते हैं, दे आर कवर्ड विद द पेपर बैग टू प्रिवेंट द कंटामिनेशन फ्रॉम अनवांटेड पॉलेंस। तो उसको क्या करते हैं कि पहले तो अपने मेल पार्ट हटा दिया, उसके बाद उसको बैग में डाल दिया और उसे कवर कर दिया ताकि जो बाकी पॉलेंस आने वाले हैं वो जो है वहां पर जो है वो ना आ पाए। ठीक है ना? दिस इज कॉल्ड बैगिंग। On attaining maturity, mature pollens from desirable plant are dusted on the stigma of bagged flower and rebagged for fruit development. तो क्या होता है कि जो मेच्योर पॉलेंस होते हैं, जो हम लोग को चाहिए होते हैं, वो उनको जो है डस्टिंग करी जाती है स्टिग्मा पे, जो जिसको अपने स्टिग्मा पे जो लिए था फ्लावर का जो था, जिसको अपने बैग कर दिया था, एंड उसको जो है फिर आप क्या करते हैं कि पहले एक बार तो बैगिंग हो गई, उसके बाद आपने डस्टिंग करवा दी। डस्टिंग करवाने के बाद जो है डस्टिंग उसकी पॉलेंस की हुई थी, एंड जब डस्टिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर से रीबैक कर देते हैं फॉर फ्रूट डेवलपमेंट। तो ये देखिए कि फॉर्सेप यहाँ पर लगा के इमैस्कुलेशन कर दिया गया है, यहाँ पर देखिए इसकी बैगिंग कर दी गई है। ठीक है, अब हम लोग को एडवांटेज ऑफ बैगिंग जानना है कि इसमें क्या होता है, बैगिंग से फायदे क्या होते हैं। इट इज नेसेसरी फॉर क्रॉस ब्रीडिंग फॉर द क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, और इसमें कमर्शियली सुपीरियर वैरायटीज होती हैं, ज्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, और ये जो है डिजीज फ्री होते हैं। तो दैट इज व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेक्निक। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, द प्रिकॉशनरी मेजर्स इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज और आर emasculation only, bagging only, both emasculation and bagging, and rebagging only। तो अभी हम लोगों ने जो है टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था। तो emasculation ओनली जो है वो तो अकेला टेक्निक नहीं है। emasculation इज रिमूवल ऑफ द मेल पार्ट्स। वो जो है वहां पर देखा गया है कि दिस इज वन ऑफ द टेक्निक्स, बट उसके अलावा बैगिंग भी करते हैं और रीबैगिंग भी करते हैं। तो ये जो है ओनली वर्ड जो है यहाँ पर जो है करेक्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन जो बचता है वो है बोथ इमैस्कुलेशन एंड बैगिंग, और ये जो है अगर आपने इसको मार्क किया हुआ है तो यही करेक्ट आंसर है।
अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन पे बात करते हैं। ये एग्जाम में काफी आता है, बोर्ड के एग्जाम में आता ही है, और इसके कॉन्सेप्ट को आप समझ लें तो इस पे नीट के क्वेश्चंस भी एक आध बार आ जाते हैं। सो ऑन रीचिंग द synergids, pollen tube release the two male gametes into the cytoplasm of synergids. Synergids हम लोगों ने डिस्कस किया था कि दे आर द adjoining cells, और ये जो है बीच में इसका जो एक होता है उस पे जो है जाके ये फ्यूज करना होता है, मेन काम होता है गैमेट्स का। तो ये साइड में होती हैं और ये हैप्लॉइड होती हैं। One of the male gametes fuse with egg nucleus to form the diploid cell called the zygote. तो जो एग न्यूक्लियस होता है वो भी हैप्लॉइड होता है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड होता है। ये आप इक्वेशन देखें तो मेल गैमेट प्लस एग, इनकी जो फ्यूजन होता है इससे ज़ायगोट बनता है, वो 2n हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगैमी। तो जो फर्स्ट गैमेट है वो तो एग के साथ कंबाइन कर गया और उसने वहां पर ज़ायगोट बना दिया और 2n हो गया। जो अदर मेल गैमेट होता है वो फ्यूजेस विद polar nuclei at the center to produce a triploid primary endosperm nucleus, PEN कहते हैं इसे। This term is called as triple fusion. ट्रिपल फ्यूजन इसलिए कहते हैं कि ये मेल गैमेट जो है n है और सेकेंडरी न्यूक्लियाई वो 2n है। ये कंबाइन करे तो इसने जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, ये n और 2n जुड़ के जो है 3n हो जाता है, तो इसलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। As the syngamy and triple fusion takes place simultaneously in the embryo sac, it is termed as double fertilization. तो टोटल जो प्लॉइडी इसमें जो टोटल न्यूक्लियस हैं वो कितने हैं, 3n, और पिछली में 2n हम लोग देखा था, तो 5 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको समझ आ गई कि सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, इसलिए इसको साइमल्टेनियस मतलब दो एक साथ, तो दो एक साथ जब हो रहा है कोई चीज तो उसको डबल बोलेंगे। और क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग का और यहाँ पर ये जो है यहाँ पर कंबाइन कर रहे हैं मेल एंड सेकेंडरी न्यूक्लियाई, तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन की डेफिनेशन आपको अब समझ आ जानी चाहिए। द सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, यानी कि PEC इसको बोला जाता है, एंड फाइनली इट डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। अब इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखने वाली हैं वो ये हैं कि एंडोस्पर्म पहले बनता है कि इसमें ज़ायगोट पहले बनता है। तो आप लोग अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि क्या चीज पहले बनेगी। तो ऑब्वियसली अगर जो है एंडोस्पर्म बनता है तो एंडोस्पर्म का काम क्या है, ये जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, और न्यूट्रिशन अगर नहीं होगा तो ज़ायगोट तो मर जाएगा, तो इसलिए इसका बनना पहले जरूरी है। तो ऑर्डर जो है कि एंडोस्पर्म पहले बन रहा है, उसके बाद फिर ज़ायगोट हो रहा है। ये जो है डायग्राम आप लोग देखिए कि ये जो है एक्सेल्स है, यहाँ पर सिनर्जिड्स हैं, पोलर न्यूक्लियाइज हैं यहाँ पर, और यहाँ पर से क्या हुआ कि पोलन जो ट्यूब है वहां से स्पर्म सेल रिलीज हुए, एंड ये एक तो एग के पास चला गया, एक जो है आपके जो है पोलर न्यूक्लियस के पास चला गया, यहाँ पर 3n एंडोस्पर्म बना है, और जो है ये उसके बाद जो है ज़ायगोट 2n बना है। ये डबल फर्टिलाइजेशन का डायग्राम एक बार बना के देख लीजिएगा, दैट विल बी क्वाइट कन्वीनियंट फॉर यू। क्वेश्चन टाइम। इन अ फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो sac, the haploid, diploid and triploid structures are. So synergids haploid होते हैं, zygote जो होता है वो आफ्टर कंबाइनिंग एग एंड synergid से बनता है, या ये मेल गैमेट से बनता है, सॉरी, तो इसलिए जो है zygote जो है वो 2n होगा, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है वो उसको ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहते ही हैं। synergids antipodal and polar nuclei, antipodal synergids and primary endonucleus, synergids polar nucleus and zygote। तो इसमें जो आंसर है वो आपका ए हो जाता है। अगर ए आपने रखा है आंसर तो करेक्ट है, क्योंकि synergids हमने जैसे कहा कि हैप्लॉइड है, zygote डिप्लॉइड है, एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वो ट्रिप्लॉइड है। ठीक है, यहाँ पर जो है हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया था कि जो सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन फॉर्म्स द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स later develop into endosperm, zygote later develop into an embryo। अब
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होता है, हम लोग को जानना है। तो फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ तो होएगा ना भाई, मेल और फीमेल मिल गए तो उसके बाद क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो प्रोड्यूस होना चाहिए। तो वो इवेंट जो है अब हम लोग डिस्कस करते हैं इस सेक्शन में। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या क्या होता है? फॉलोइंग द इवेंट्स आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन आर कलेक्टिवली कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, पीईएन से जो एंडोस्पर्म बनता है वो जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम ज़ायगोट, ये जो है सेकंड इवेंट है जो कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होता है। तो इसके बाद जो होता है डेवलपमेंट ऑफ सीड्स होते हैं फ्रॉम ओव्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पे। तो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने कुछ बातें तो पहले ही जान ली थी। एंडोस्पर्म डेवलप्स फर्स्ट, क्योंकि उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद फॉलोड बाय एन एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म डेवलप्स फ्रॉम प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो होता है अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिविजन होते हैं, कई सारे डिविजन हुए टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, एंड दिस स्टेज ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि इसमें वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रही है। Subsequently, cell wall is formed on the periphery and endosperm becomes cellular. उसके बाद जो है सेल वॉल बनती है। इट इज नाउ कॉल्ड द सेलुलर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर सेल वॉल फॉर्मेशन हो चुका है। अब फंक्शंस ऑफ एंडोस्पर्म हम लोग जान लेते हैं। हम लोग को मालूम है कि एंडोस्पर्म जो टिश्यू होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल टू नरिश द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये खाना देता है एम्ब्रियो को। जो कोकोनट वाटर होता है, आप लोग देखते हैं कि उसको जब काटा जाता है तो बीच में जो है पानी होता है। ये पानी जो होता है उसका इन द सेंटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। एंड व्हाइट कर्नल जो उसके अराउंड जो उसकी जो लेयर होती है व्हाइट कलर की, इन द आउटर पार्ट इज द मल्टीसेलुलर एंडोस्पर्म। द एंडोस्पर्म में बी कंप्लीटली कंज्यूम बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे पी है, बीन्स हैं, ये कंप्लीटली कंज्यूम कर लेते हैं एंडोस्पर्म को। और कई बार अगर रह जाए तो इट में परसिस्ट इन मैच्योर सीड, एग्जांपल कोकोनट में ये एंडोस्पर्म रह जाता है। अभी हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। द कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट टू मेसोकार्प, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, एंडोकार्प। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि एंडोस्पर्म जो होता है वो वहां पर रह जाता है और वो ही जो है आपका कोकोनट वाटर बनाता है। तो ये एंडोस्पर्म का करेक्ट आंसर है। अगर आपने ऑप्शन 3 रखा है तो करेक्ट है। अब क्या हो गया कि आपका जो है एंडोस्पर्म बन चुका है, खाना प्रोवाइड होना चालू हो सकता है। अब जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की बात करते हैं। द अर्ली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम ज़ायगोट एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक। हम लोगों ने वो डायग्राम देखा था जहां पर माइक्रोपाइलर एंड एक तरफ होता है, चिलिजन एंड दूसरी एंड पे होता है। तो माइक्रोपाइलर एंड पे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है और वो जो है ज़ायगोट से बनता है। द न्यूट्रिशन फॉर डेवलपमेंट इज प्रोवाइडेड बाय एंडोस्पर्म, हम लोग बात कर चुके हैं। द zygote divides mitotically to form proembryo. The different stages of the developing proembryo are globular and heart-shaped embryo, which finally forms the mature embryo. Yes की आपको जो है पिक्चर देखनी चाहिए, आपको पिक्चर दिखाई जाएगी आगे। While planning for an artificial hybridization program involving dioecious plants, which of the following steps would not be relevant? So, bagging of female flower, dusting of pollen on stigma, emasculation, collection of pollen. तो अगर इसमें क्वेश्चन कह रहे हैं कि while planning for an artificial hybridization involving dioecious plant, तो dioecious plants में जो होते हैं ये सेपरेट वो होते हैं इसके मेल और फीमेल। तो अगर आपने एक पार्ट भी हटा दिया तो वो वहां पर आपको पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। तो आपको जो है ये देखना कि इसका जो इमैस्कुलेशन है इज नॉट द राइट स्टेप। आपको अगर इमैस्कुलेशन कर लिया तो भैया पॉलन कहाँ से बनेंगे और कैसे जो है वो दूसरे फ्लावर पे जा पाएगा, ठीक है ना। एम्ब्रियोजेनी इन डाइकॉट्स,
तो अभी जो है हम लोग डिस्कस करते हैं कि डाइकॉट्स में कैसे इनका जो है डेवलपमेंट होता है। Zygote undergoes transverse division forming a large basal cell and a small apical or terminal cell. The large basal cell enlarges and undergoes transverse division to form a group of 6 to 10 cells called suspensor. Suspensor जो होता है जिसपे ये लटका होता है, और ये जो है आपको the first cell of the suspensor towards the micropylar end is called as haustorium, whereas the last cell of the suspensor towards the chalazal end is called hypophysis that later develops into radicle. तो ये याद रखना है कि जो चिलिजल एंड है वो लोअर एंड होता है एक्चुअली में, और वो जो है हाइपो मतलब नीचे की तरफ, हाइपोफाइज, उससे रेडिकल बनते हैं और बाद में वो रूट्स हो जाते हैं। The smaller terminal or apical cell undergoes a vertical division. The two cells formed from terminal cell divides by transverse division, thus forming 4 embryonal cell quadrant stage होता है। ये जो है इस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। आप ये डायग्राम देखिए कि इसमें जो है डीजेनरेटिव सिनर्जिड्स हैं, ज़ायगोट है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बना हुआ है जो कि डेवलप हो जाता है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यहाँ दिया हुआ है। डीजेनरेटिंग एंटीपोडल सेल्स हैं। ये इसका जो डेवलपमेंटल स्टेज है ये ज़ायगोट जो है डिवाइड हुआ 2 सेल, और ये जो है आप ये देखिए कि यहाँ पर इसको ये सस्पेंसर है, ठीक है ना आप, और इस पे जो है ये लटका हुआ है। यहाँ पर ये पहले जो है ये ग्लोबुलर शेप का होता है एम्ब्रियो, फिर हार्ट शेप का होता है। हार्ट शेप ये देखिए ऐसे बन रहा हो दिखाई दे रहा है, और उसके बाद जो होता है ये सस्पेंसर जो होता है ये थोड़ा सा सिकुड़ने लगता है, और ये जो है यहाँ पर देखिए कि ये रेडिकल बन रहे हैं। ये जो है ये इसी से आगे जाके ये जब निकलेंगे बाहर तो ये जो है ये रूट्स बन जाते हैं, और नीचे जो है कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स आर नथिंग बट द लीफी पार्ट होते हैं, और ये जो है न्यूट्रिशन के काम आते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए ये प्लीम्यूल है जहाँ से शूट निकलता है, ये मेच्योर फॉर्म दिखाई दे रहा है आपको। तो ये जो पहला डायग्राम है ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का है, जिसमें ज़ायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है आपको दिखाया गया है, और जो है बाकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट आपने यहाँ पर देख ली है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 4 सेल से फिर डिवाइड होके ऑक्टेट स्टेज आ जाती है। 4 cells at the apex give rise to plumule, ये प्लीम्यूल बना था, and other 4 give rise to hypocotyl except at its tip। तो एक रूट कैप होती है, रूट टिप को छोड़ के वहां पर जो है ये हाइपोकोटल जो होता है वो नीचे की तरफ से होता है, ठीक है ना। ये आपको इस तरह से दिखाया गया है कि जो है इन्वर्ट करके, तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये जो है मैच्योर डाइकॉट एम्ब्रियो का है डायग्राम। तो ये देखना जैसे जरूरी है कि डाइकॉट मतलब 2, और कॉट मतलब कॉटिलेडन्स, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं एक साइड पे, देखिए दिखा दिए गए इस तरह से। यहाँ पर जो है कॉटिलेडन के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो एपिकोटाइल कहलाता है, और ये जो है जाके आगे जुड़ता है ये प्लीम्यूल से। ये एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एम्ब्रियोनल एक्सेस यहाँ उसको कहते हैं, ये एम्ब्रियोनल एक्सेस है, और इसी के ऊपर इसके नीचे जो है कॉटिलेडन के हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये जो कॉटिलेडन के नीचे का हिस्सा है एम्ब्रियोनल एक्सिस पर अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा कहलाता है हाइपोकोटाइल, हाइपो मतलब नीचे की तरफ, और ये आगे जाके ये रेडिकल और रूट कैप से ये मिलता है। स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोटिलेडन एम्ब्रियो जो होता है ये हम लोगों ने भी जो डिस्कस किया है कि टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोल एक्सिस, जो हम लोग डायग्राम में याद है। 2 कॉटिलेडन साथ में होते हैं क्योंकि डाइकॉट है। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन कॉल्ड द एपिकोटाइल, इट डेवलप्स इनटू प्लीम्यूल और बेबी शूट, फ्यूचर शूट कहलाते हैं। द सिलिंड्रिकल पोर्शन बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन इज द हाइपोकोटाइल which develops into radicle or root tip, ये फ्यूचर शूट होते हैं। द रूट टिप इज ऑफन कवर्ड विद a root cap, कैलेप्ट्रा। इसके एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, एप्पल, रेडिश,
rose, and there are some more plants which have got the dicot embryo. ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना है, इसको ड्रॉ करना आपको आना चाहिए। और उसके बाद जो है आप अगर देखेंगे एग्जाम में कई बार लेबलिंग आ जाती है, तो हमने लेबलिंग इसमें एक्सेस में इसलिए करवा दी थी सो दैट कि आपको स्ट्रक्चर्स जो है याद रहें। एम्ब्रियोनल एक्सेस जो है वो एनसीईआरटी में नहीं बना हुआ, आपको बना के इसलिए दे दिया गया था। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। A typical monocot embryo consists of one cotyledon. Mono मतलब सिंगल, कॉट मतलब कॉटिलेडन, जो एक इसका जो न्यूट्रिटिव लीफी लाइक स्ट्रक्चर है वो एम्ब्रियो में इसका जो प्रेजेंट होता है। इसको जो है एक साइड पे देखा गया है, एक साइड पे प्रेजेंट होता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड इज कॉल्ड एज क्यूटेलम। The radicle and root cap are situated at the lower end of the embryonal axis in an undifferentiated sheet called कोलियोराइजा। अब कोलियोराइजा जो है ये शीट होती है रेडिकल एंड रूट उधर रूट कैप की तरफ। इसको कंफ्यूज ना करें, तो इसके लिए आर होता है रेडिकल और आर होता है कोलियोराइजा का आर, इसे याद रख लेना आप लोग, ठीक है। और द शूट होता है ये द शूट एपेक्स एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया आर इनक्लोज्ड इन अ hollow foliar structure in epicotyl region called coleoptile। अब ये जैसे प्लीम्यूल होता है तो उसके लिए जो है ये कोलेप्टाइल पी, इसका पी जो है आप याद रखिएगा, तो पी फॉर प्लीम्यूल, पी फॉर कोलेप्टाइल। तो ये जो होते हैं ये वहां पर उसकी लेयर बनाते हैं इपिकोटाइल की तरफ। ये डायग्राम जो है आपको समझ लेना है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटलम इज कॉल्ड इपिकोटाइल, ठीक है। तो ये जो है स्क्यूटलम, ये है सिंगल कोटिलेडन लोकेटेड वन साइड, ओनली वन लीफ, वन सीड लीफ। फिर जो है इसका जो हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो कोलिप्टाइल जो है यहाँ पर है, इट इज शीट इंक्लोजिंग प्लीम्यूल एंड फ्यू लीफ प्राइमोर्डिया। हमने बोला था ना कि इसका जो प्लीम्यूल को कवर करने के लिए ये शीट होती है, ये शूट एपेक्स है और ये इपीब्लास्ट सेल्स हैं। नीचे की तरफ रेडिकल रूट कैप होते हैं और इस पे जो शीट होती है उसको कोलियोराइजा कहते हैं। दिस इज इंक्लोजिंग द रेडिकल एंड रूट टिप। अब ये मोनोकोट शीट का ये डायग्राम है जो कि कई बार लेबल करने के लिए आता है। इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत सारी बातें तो हम लोगों ने पहले जान ली थी कि स्क्यूटलम है, फिर प्लीम्यूल को कवर करता हुआ जो है यहाँ पर कोलिप्टाइल है, फिर यहाँ पर रेडिकल है और यहाँ पर इसको कवर करने के लिए कोलियोराइजा है, ठीक है। इसमें दो तीन चीजें और भी हैं जो कि आपको लेयर जाननी है। ये जो है ये लाइंड जो लेयर है इसको, ये प्रोटीनेशियस लेयर होती है और इसको एलियोरॉन लेयर कहते हैं। और आउटर पार्ट पे क्या है, इसका सीड कोट है एंड फ्रूट वॉल है, ठीक है। क्वेश्चन टाइम। इन द एम्ब्रियो ऑफ टिपिकल डाइकोट एंड ग्रास ट्रू होमोलोगस आर। तो अभी हम लोगों ने कहा था कि क्या क्या चीजें होती हैं दोनों में। तो इसमें जो है अगर ये कॉटिलेडन्स एंड स्क्यूटलम, ये इनका काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। तो कॉटिलेडन डाइकॉट्स में कहते हैं और मोनोकॉट्स में उनको स्क्यूटलम बोलते हैं, ठीक है। सीड का हम लोगों ने डायग्राम जो है पहले देखा। इसको जो है सीड इज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल व्हिच इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट कंसिस्ट ऑफ सीड कोट, उन्होंने देखा था 1 to 2 इन नंबर, हैविंग एन ओपनिंग और माइक्रोपाइल। एक उसमें छेद होता है छोटा सा, उसको माइक्रोपाइल कहते हैं। आउटर इंटीग्यूमेंट, आउटर लेयर जो होती है वो उसको टेस्टा बोलते हैं एंड जो इनर इंटीग्यूमेंट होता है उसको जो है टेगमेन बोलते हैं। कोटिलेडन्स 1 to 2 होते हैं इन नंबर एंड रिच इन रिजर्व फूड मटेरियल। एम्ब्रियोनल एक्सेस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो वो उसकी बेसिस पे हम लोग बताते हैं कि कौन सी पोजीशन जो है कोटिलेडन्स की है, किसके ऊपर क्या है, इसके नीचे क्या है।
अब टाइप ऑफ सीड जो है ये दो तरह के होते हैं, एल्यूमिनस सीड एंड नॉन एल्यूमिनस सीड. एंडोस्पर्म इज नॉट completely used by the developing embryo, so a portion of it remains in the seed. तो एग्जाम्पल्स में कोकोनट है, इसीलिए कोकोनट के अंदर जो है काफी एनर्जी होती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ये रिजर्व फूड होता है और इसलिए इसको पीना जो है आसान होता है, काफी लोग जो है इसको इस्तेमाल करते हैं. कैस्टर है, मेज है, ये भी एल्यूमिनस के एग्जाम्पल में आते हैं, एल्यूमिनस सीड होते हैं. Non-aluminous seeds, endosperm is completely used by the developing embryo before the maturation of seed. So there is no endosperm left in the seed. तो ये एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले. पी बीन एन एग्जाम्पल और याद कर लें, वो है मस्टर्ड. क्वेश्चन टाइम. In an embryo sac, the cell that degenerate after fertilization are synergids and primary endosperm cell, synergids and antipodal, antipodal and primary endosperm cell, एग एंड एंटीपोडल. तो आपको मालूम चाहिए कि जो डीजनरेट करते हैं वो जो है जो सिनग्यामी या ट्रिपल फ्यूजन नहीं करते हैं वही होते हैं. तो इसलिए जो एग्जाम्पल जो है वो आपको सिनर्जिड्स एंड एंटीपोडल का होना चाहिए. अगर आपने नंबर 2 जो है ऑप्शन करेक्ट करा है तो वही आंसर करेक्ट है. एडवांटेज ऑफ सीड्स क्या होते हैं? अभी तो हम लोगों ने इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस कर लिया. एडवांटेज इसके क्या क्या है? सीड possess better adaptive strategies for dispersal to form a new colony. तो जब सीड हो जाते हैं उसको जो है आपने सेव कर लिया, उसको दूसरी जगह पे ले गए, तो नए एनवायरनमेंट में जहाँ पर अच्छा न्यूट्रिशन मिल सकता है, टेम्परेचर मिल सकता है, उसको जो है उसका जो एनवायरमेंटल जो बेनिफिट्स हैं वो उसको वहाँ मिल सकते हैं और वहाँ पर जो है अच्छी वैरायटी पैदा हो सकती है फिर. तो इसलिए जो है सीड जो है ज्यादा अडेप्ट करते हैं और the reserve food of seeds support the growth of seedling till they become nutritionally independent. तो उसके अंदर जो फूड रिजर्व होता है वो काम आता है उनकी ग्रोथ के लिए, जो सीडलिंग वहां पर ग्रो कर रही होती हैं. और जब ये जो है इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये यहाँ पर जो रिजर्व फूड जो है जब खत्म होता है तो उसके बाद जो है दिक्कत ही नहीं आती है, क्योंकि तब तो वो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं. द हार्ड सीड कोट टेस्टा एंड टेगमेन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंजरी. तो इनका काम जो होता है सपोर्ट करना होता है टेस्टा एंड टेगमेन का. दे प्रोवाइड जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन एज दे आर प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से जो है बेटर वैरायटी पैदा होती हैं, मोर न्यूट्रिटिव होते हैं, मोर डिजीज फ्री होते हैं और ये इसकी वजह से जो है इट इज लाइक क्वाइट यूज्ड इन इन द यूसेज ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स. तो ये जो है एक बढ़िया वैरायटी तैयार हो जाती है इसकी वजह से. द सीड्स आर स्टोर्ड टू बी कंज्यूम्ड थ्रू आउट द ईयर टू ओवरकम द ड्रॉट एंड नेचुरल कैलामिटीज. तो ये जो है इनको स्टोर किया जा सकता है अगर जो है वेरिएबल टेम्परेचर है, सूखा पड़ गया, नेचुरल कैलामिटीज जहाँ पर जो है सीड जो है नहीं ग्रो कर सकते हैं, तो इनको जो है यहाँ पे ये इनको ये आर स्टोर टू कंज्यूम थ्रू आउट द ईयर. तो ये जो है कहते हैं कि इनके अंदर अपना खुद का फूड होता है, तो जो है इन जो नेचुरल कैलामिटीज हैं उनको सरवाइव कर जाते हैं. अब जो इसमें एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायबल सीड्स. द ओल्डेस्ट इज दैट ऑफ अ ल्यूपिनस आर्क्टिकस एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा. वहां से दिए गए थे, तो काफी ओल्ड वैरायटी वहां पर मिलती है. The seed germinates and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. 10,000 साल तक जो है वो वहां पर पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है. एंड आफ्टर 10,000 years के बाद पता चला कि वो जर्मिनेट कर जाते हैं. एंड दे फ्लावर्ड ऑल्सो. A recent record of 2,000 years old viable seed is of the date palm Phoenix dactylifera discovered during the archaeological excavation at किंग हेरड्स पैलेस नियर द डेड सी. ये देखा गया कि वो फिर भी वायबल थे 2000 साल के बावजूद भी. तो काफी इनकी डॉर्मेंसी लंबी होती है.
अब आते हैं हम लोग फ्रूट पे। The ovary matures into fruit and the ovarian wall develops into fruit wall. It's called as the pericarp. Fruit can be fleshy, orange है, mango है, ये fleshy होते हैं. Dry में mustard है, groundnuts etc. अब फ्रूट का क्लासिफिकेशन जो है हम लोग देख लेते हैं. तो फ्रूट्स जो होते हैं ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट में डिवाइड होते हैं. इसमें ओवरी जो होती है डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट एनी नॉन कार्पुलरी पार्ट. सैंपल है टोमेटो, मैंगो. जो फॉल्स फ्रूट होते हैं इन एडिशन टू द ओवरी नॉन कार्पुलरी फ्लोरल पार्ट लाइक थैलेमस, एप्पल का जो पार्ट होता है और पेरियांथ जो होता है जैक फ्रूट में पार्ट होता है, वो जो है वो फ्लैशी होते हैं. एंड इनवॉल्यूलर एंड पेरियांथ जो होता है ये इंग्लिश वॉलनट्स में होते हैं. ये दे डेवलप इनटू फ्रूट. तो अपार्ट फ्रॉम द ओवरी कोई भी और पार्ट जो कि फ्लैशी और फ्रूट के इस्तेमाल होता है वो जो है फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं. पार्थेनोकार्पिक ये वर्ड कई बार पूछा गया एग्जाम में, इसलिए ध्यान दीजिएगा. एग्जाम्पल भी इसका सिंपल है. डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, दे आर सीडलेस फ्रूट्स. तो फर्टिलाइजेशन जो है आपने किस तरह से इंड्यूस कर ही दिया, हो ही गया. तो जब क्योंकि जो है फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन, वो जो है उसमें फिर सीड ही नहीं होंगे. और इसका एग्जांपल है बनाना. बनाना में आपने कभी सीड देखे ही नहीं होंगे. वो छोटे छोटे से होते हैं, वो कुछ भी नहीं उसका होता है, उसका जो एग्जिस्टेंस होता ही नहीं सीड का वहां पर. ठीक है. ये क्वेश्चन जो है नीट में ये आया था. तो 2022 का ये क्वेश्चन है. Which part of the fruit labeled in the given figure makes it a false fruit? तो इसमें जो है आपने देखा false fruit में हमने कहा था कि वो कौन सा पार्ट है जो कि जो है एडिबल होगा. तो ये जो आउटर पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट जो सी से लेबल्ड है, ये पार्ट जो है फ्लैशी लग रहा है. बाकी सब जो है इसके अंदर ये देखिए डी सीड्स में है, यहाँ पर उसकी आउटर लेयर है सीड्स के, और उसके बाहर ये एक और लेयर है. तो जो फ्लैशी पार्ट है हमने देखा था कि जैसे एप्पल है उसमें थैलेमस जो होता है वो जो है इसका एडिबल पार्ट होता है. तो इसलिए जो है आपको ये याद रखना चाहिए. और ये क्वेश्चन देखिए इस साल आए भी था 2022 में, और जो है हम लोगों ने ऑलरेडी अपनी थ्योरी में इसको ऑलरेडी रखा ही हुआ था. तो बच्चों अब हम लोग जो है डिस्कस करते हैं स्पेशल मैकेनिज्म ऑफ रिप्रोडक्शन. तो अभी बनाना की केस में हम लोगों ने देखा कि वहां पर सीडलेस फ्रूट है और वो हम लोगों ने इंड्यूस किया, और आर्टिफिशियली इंड्यूस करने से वो जो है वहां पर जो है फ्रूट बन गया. मगर अब यहाँ पर हम एक बात पूछते हैं कि आपने फ्रूट बना दिया, सीडलेस फ्रूट है, बट क्या आपने कभी सुना है कि कोई तरीका ऐसा कि आप ये कहें कि हम जो है सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन बना दें? तो आपका ऑब्वियस आंसर होगा कि नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है. मगर बच्चों ऐसा होता है, कुछ वैरायटीज में ऐसा होता है. तो ये इस तरह की जो वैरायटी होती है उसको जो पैदा होते हैं उसको जो टेक्निक है वो है एपोमिक्सिस. द फिनोमेना ऑफ asexual reproduction that imitates like a sexual production by formation of a seed without fertilization is called apomixis और agamospermy. यानी कि एपो मतलब सेपरेट और मिक्सिस मतलब मिक्सिंग नहीं होना, तो इनको अलग रख के इनकी मिक्सिंग ना करवाना, इस प्रोसेस को एपोमिक्सिस कहते हैं. तो आपको ये डेफिनेशन अब याद होगी होगी. दिस इज अ फिनोमेना ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट इमिटेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इससे जो है सीड जो बनता है उसको एपोमिक्सिस कहते हैं. अब क्या क्या टेक्निक्स हैं? एक टेक्निक तो ये है कि अ डिप्लॉयड एग इज फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. ये हो जाता है. तो इसको एक एक तरीका ये हो गया कि डायरेक्टली उसने जो है एम्ब्रियो बना दिया विदाउट फर्टिलाइजेशन. दूसरा तरीका यह है कि some cells of the nucleus which are diploid in nature starts dividing and without fertilization develops into embryo. Citrus fruits, mango में ये एग्जाम्पल जो है आपको याद रखना है, जिसमें ये देखा गया है कि न्यूक्लियस जो है वो जो है डिवाइड करता है एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन it develop into embryo.
आप अगर जो है कभी ऑरेंज को जो है छीलें और बीच में उसके जो सीड्स हैं वो निकालें और उसको जो है ब्रेक करें तो आपको विल फाइंड कि देयर नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन दैट। ठीक है, तो अब हम लोगों ने ये देख लिया है मैकेनिज्म में कि ये जो है डिप्लॉयड एक सेल्स होता है इस फॉर्म विदाउट रिडक्शन डिवीजन इंट्रोड्यूस इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात है कि इट इज एन एश्योर्ड reproduction in the absence of pollinators such as in extreme environment। तो कई बार जो होता है कि जो है माहौल बहुत सूटेबल नहीं है और उसमें आपको जो है ये चाहिए, एक तरह का फ्रूट चाहिए, आपको जो है सीड चाहिए, तो वो सब चीजें जो हैं आपको तब मिल सकती हैं जब आपने ये मेथड अप्लाई करा हो। इसकी डिटेल्स जो है ये आपके एनसीईआरटी में नहीं डिस्क्राइब्ड है, बट आपको जो है ये बात जान लेनी है कि इसमें क्या क्या होता है और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो अब हम लोग को ये जान लेना है कि पॉली एम्ब्रियोनी जो है क्या होता है। द अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज कॉल्ड एज पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब कई सारे और एम्ब्रियोनी मतलब कई सारे एम्ब्रियोस। ये जो है अभी हम लोगों ने एग्जांपल डिस्कस किया था, ऑरेंज में होता है। वेज ऑफ फॉर्मिंग पॉली एम्ब्रियोनिक सीड्स क्या क्या हो सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ cells like synergids, cells of nucellus, cells of integument into the formation of embryo. Formation of more than one embryo sac in an ovule, वो एक टाइप हो सकता है। और क्या क्या होता है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एग इन एन एम्ब्रियो सैक, ये होते हैं। तो ये जो हमने डिस्कस किया है आज एपोमिक्सिस के बारे में, तो इसमें इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। तो बेटा आप लोग लिख लो कि इसके जो जो बेनिफिट्स हैं कि क्लोनल रिप्रोडक्शन होता है थ्रू सीड्स, मतलब एक जैसी ही वैरायटी मिल जाती है, एक जैसे जो है उनके क्लोन्स जो है तैयार हो जाते हैं। न्यू हाइब्रिड्स प्रोड्यूस्ड इन लेसर टाइम। अब किसके पास टाइम है कि पूरा प्रोसेस फर्टिलाइजेशन करें उसके बाद उसका डेवलपमेंट कराएं, तो वो सबको करने से अच्छा है कि जो है ये इसके एपोमिक्सिस के थ्रू करा लेते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि टाइम बच रहा है। डिजीज फ्री प्लांट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम इट। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एपोमिक्सिस। प्लीज मेक अ नोट। आप लोग अपने उसमें नोट्स में लिख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो द क्वेश्चन है, द फिनोमेना ऑब्जर्व्ड इन सम प्लांट्स वेयरइन पार्ट्स ऑफ द सेक्सुअल apparatus is used for forming embryos without fertilization is called। तो ये जो है इसमें मेथड्स पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से मेथड हैं। तो पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि ये एपोमिक्सिस का ही स्टेप है और जो ऑप्शन जिसने 2 करा होगा वो सही है कि इसमें जो है ये एसेक्सुअल प्रोसेस होता है, मिक्सिंग नहीं होती है मेल और फीमेल की, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उसमें ये एम्ब्रियो बन जाता है और फाइनली सीड हो जाता है, इसमें बनता है। तो ये जो है आपको याद रखना है, इस पे कई सारे क्वेश्चन बने हैं। अभी हम लोगों ने क्वेश्चन ये जो करने जा रहे हैं ये आपको हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। पेरिस्पर्म इज फाउंड इन द सीड्स ऑफ पाइपर, बार्ले, बीन, ग्राउंडनट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पेरिस्पर्म जो होता है कईयों में जो है रेमिनेंट होता है, तो उसको जो है पाइपर में देखा गया है। Which of the following plant produces false fruits? Apple, strawberry, cashew nut की more than one option is correct। तो एप्पल जो है हम लोग को मालूम है कि फॉल्स फ्रूट होता है, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू नट भी जो है फॉल्स फ्रूट होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट है। द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियल एक्सिस above the level of cotyledons is hypocotyl, epicotyl, coryza, radical। तो अभी उन्होंने डिस्कस किया था कि ये जो हम लोगों ने डाइकॉट का जो है हम लोगों ने डायग्राम देखा था कि उसमें जो एम्ब्रियो था वो कैसा था। तो उसमें जो है कोटलेडन्स के ऊपर और कोटलेडन के नीचे जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो इपिकोटाइल कहलाता है, जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो हाइपोकोटाइल कहलाता है। कोलराइजा तो हमको मालूम ही है कि इट इज द शीट विच कवर्स द रेडिकल एंड रूट टिप,
और रेडिकल तो ऑब्वियसली जो ऑप्शन नहीं हो सकता है, तो इसका आंसर जो है इपिकोटाइल है। अब ये जो है एक हमने चार्ट यहाँ पर आप लोगों के लिए रखा है ताकि आप लोग जो है इसको समझ सकें कि बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या क्या जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं और बाद में वो क्या बदल जाते हैं। तो कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, स्टाइल, स्टिग्मा, ये सब जो है विथड्रॉ हो जाते हैं, ये सब जो है खत्म हो जाते हैं। ये ओवरी जो है फ्रूट बन जाती है, ओवरी वॉल जो है पेरिकार्प में कन्वर्ट हो जाते हैं, ओव्यूल सीड में बदल जाते हैं। जो इंटीग्यूमेंट है वो सीड कोट्स बन जाते हैं। इसमें जो आउटर इंटीग्यूमेंट होता है, जो आउटर लेयर होती है वो टेस्टा बन जाती है, जो हार्ड होती है। जो इनर इंटीग्यूमेंट होता है वो टेगमेन होता है, जो सॉफ्ट होता है रिलेटिवली। जो माइक्रोपाइल होता है वो मैक्रोफेट फाइट में बन जाता है। और जो फ्यूनिकल है वो स्टॉक ऑफ सीड बन जाता है। न्यूसिलस जो है जो परसिस्ट करता है वो उसको पेरिस्पर्म कहते हैं। एग सेल्स जो होते हैं वो जाइगोट में बदल जाते हैं, जूस्पोर कहते हैं। सिनर्जिट्स जो होते हैं डिसइंटीग्रेट एंड डिसअपियर हो जाते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कर लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस डज नॉट अकर इन ओवरी एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओवरी वॉल जो है पेरिकार्प में होता है कि नहीं होता है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है, ओव्यूल फ्रूट वॉल में होता है कि नहीं होता है, इंटीग्यूमेंट जो है सीड कोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि ओव्यूल जो है तो सीड में होता है, यहाँ तो फ्रूट वॉल लिखा हुआ है, तो इसमें पूछा क्या है, डज नॉट अकर। तो याद रखिए कि कैसे इसको ध्यान रखना चाहिए क्वेश्चन को करते वक्त। तो डज नॉट पूछा तो इसके मतलब कि ये आपका नहीं होता, ये ओव्यूल बिकम द सीड, not the fruit wall. So this brings to the end of the sexual reproduction in flowering plants. I hope that you have enjoyed the session. Please go through our revision notes as well and do the questions as much as you can, because ये जो questions हम लोगों ने अपने क्यू बैंक में डाले हैं, क्वेश्चन बैंक में डाले हैं, they have all come the past exams. चाहे आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप नीट का एग्जाम दे रहे हो, ये दोनों के लिए आपके लिए बेनिफिट करेंगे। और अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेरीज हैं तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट अस वाया ईमेल, जहां पर अपने क्वेश्चंस आप हम लोग को दीजिएगा और हम लोग उसको रिजॉल्व करेंगे। हम लोग के जो है जो क्वेरी रेजोल्यूशन सेशंस हैं उसमें आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग स्तुति एकेडमी वीडियोस, दे आर ऑफ हाई क्वालिटी एंड आई होप टू सी यू in due course of time. All the best. Thank you very much for your time.